नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नकमा। और आज हम बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार वो राज्य है जो इस समय कोरोना और बाढ़ की दोहरी मार झेल रहा है। लगातार कोरोना के मामले बिहार में बढ़ रहे हैं और ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 38,900 मामले हैं बिहार में कोरोना के। और इसके अलावा बाढ़ की चपेट में बिहार के 12 जिले हैं। करीब 10 लाख लोगों पर बाढ़ का असर पड़ रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में वहां की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर सवाल उठ रहा है। राजधानी पटना तक में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। सरकारी अस्पताल तो ज्यादा है नहीं, जो प्राइवेट अस्पताल हैं जिन्हें अब आदेश मिला है कि वहां पर इलाज करें कोरोना के पेशेंट्स का, वो भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। बहुत कम जगह ये इलाज शुरू हुआ है। और इन सब के बीच सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहां हैं? बिहार सरकार क्या सोई हुई है? तो जो समय मिला था इतने लंबे समय में तैयारी के लिए, अब जब यहां पर ये महामारी फैली है, ऐसे में बिहार बिल्कुल तैयार नहीं दिख रहा है, न बाढ़ को झेलने के लिए और न ही कोरोना को। और इस समय हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव, नेता विपक्ष बिहार के। तो सबसे पहले हम तेजस्वी यादव से ही बात करेंगे, आगे हमारे साथ एक पैनल भी होगा। लेकिन तेजस्वी यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लगातार हमलावर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो बिल्कुल नदारद हैं, गायब हैं। कोरोना और बाढ़ दोहरी मार झेल रहा है बिहार। जो राजधानी पटना है वहां का क्या हाल है? हम जानते हैं कि सरकारी अस्पताल 2 पीएमसीएच, एनएमसीएच हैं, उनमें भी हालत खराब है। पर क्या जो आदेश मिले थे कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज किया जाए, वहां पर काम शुरू हुआ है? इस समय क्या स्थिति है? देखिए, आनन फानन में बिहार सरकार का तो केवल कागजों पे काम रहता है। हकीकत में ग्राउंड स्थिति अगर देखी जाए कोरोना को लेकर के, तो बद से बदतर होती जा रही है। स्थिति जो है बेहद ही नाजुक है और लाश जो है उसको भी उठाने वाला कोई नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले जो है इसमें प्राइवेट अस्पतालों को भी इंक्लूड किया गया है, लेकिन अब तक समझ में नहीं आ रहा था सरकार सोई क्यों हुई थी। और बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो 130 दिनों से बाहर नहीं निकले हैं, ना जायजा ले रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। उनको अपने चुनाव की चिंता है। और 4 महीनों में मैं बता दूं आपको कि 140 दिन बाद एक दिन जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है एनएमसीएच का दौरा वो करते हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े सामने रखना चाहूंगा। बिहार की जो स्थिति जो है वो ग्लोबल हॉटस्पॉट जो है वो बनने के कगार पे आ रही है। नेशनली हॉटस्पॉट नहीं, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है अगर टेस्ट की संख्या अगर बढ़ाई जाएगी तो ये आंकड़े जो है इसमें काफी वृद्धि आएगी। पॉजिटिविटी रेट जो है अब तक का देश का सबसे हाईएस्ट है, यानी अब तक जो है 13% जो है पॉजिटिविटी रेट जो है बिहार में पाया गया है। अगर ये केवल इस जुलाई की महीने की पॉजिटिविटी रेट के बारे में कह रहा हूँ, अगर 4 महीने की पॉजिटिविटी की रेट के बारे में बात की जाए तो ये 20 से भी ऊपर जो है 20% से भी आंकड़ा ऊपर चला गया है। आपको हम बता दें, आबादी के हिसाब से जो बिहार की आबादी है 12-13 करोड़, अगर उसका औसत अगर निकाला जाए कि कितने लोगों की जांच हुई है तो 0.35 यानी 0.35% जो है अब तक लोगों की ही जांच हुई है। और सबसे दिलचस्प बात है कि जांच में भी जो है आरटीपीसीआर जो जांच है, 2 तरह के जांच होते हैं। एक आरटीपीसीआर जांच होता है जिसमें एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा बेहतर बताता है, और दूसरा जो है एंटीबॉडी। तो ज्यादा जो बिहार सरकार जो टेस्ट जो करा रही है वो एंटीबॉडी ज्यादा करा रही है। और सबसे दिलचस्प बात है कि 10 लाख की आबादी के हिसाब से केवल जो है 3500 लोगों की ही जो है जांच हो पाई है। और 140 दिनों का अगर औसत सिर्फ निकाला जाए तो ये 3158 लोगों की ही जांच हुई है। और दिलचस्प ये है नगमा जी कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री का डेटा जो है वो कुछ और है, स्वास्थ्य विभाग का डेटा कुछ और है और भारत सरकार का डेटा कुछ और है, उसके आंकड़े कुछ और है। मतलब किसी में मैच ही नहीं है कि क्या हो रहा है। और बिहार एक अजूबा प्रदेश है जहां जिसने जांच भी नहीं कराया उसका भी जो है रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है। ये अद्भुत है। मतलब आपने नगमा जी टेस्ट नहीं कराया, आपको जो है आपके नाम से रिपोर्ट बनकर के आ जा रहा है कि आपको पॉजिटिव है। मुख्यमंत्री का जो रिपोर्ट 2 घंटे में आ जाता है, लेकिन वो कौन सी ऐसी बात है जो मुख्यमंत्री का 2 घंटे में आता है? हमारे एमएलए एमएलसी ने टेस्ट कराया, 20 दिनों तक अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आया। मतलब ये स्थिति बनी हुई है कि आंकड़ों पे भी आप विश्वास नहीं कर सकते। और बिहार सरकार जो है पारदर्शिता नहीं रख रही है। मतलब एक दिन की जो आंकड़े हैं वो 2 दिन में बता रही है। अगर एक दिन में अगर 1500 पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो शाम में 1100 बोलती है, अगले दिन जो है
इसको 400 बोलती है, यानी एक दिन का स्प्लिट किया जा रहा है। ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि आंकड़े भी गड़बड़ हैं और आप कह रहे हैं टेस्ट कम हो रहे हैं तेजस्वी, 0.35% जांच हुई है, उसमें भी आरटीपीसीआर जांच जो है वो नहीं की जा रही है, जो ज्यादा विश्वसनीय है, और एंटीबॉडी जांच जो है वो ज्यादा हो रही है। लेकिन बिहार में तो एक अजूबा ये भी नजर आया, खबरें आई कि जिन लोगों को कोरोना नहीं है, जिन लोगों के टेस्ट ही नहीं हुए, कोरोना तो छोड़िए, उनको आइसोलेशन सेंटर में रख दिया गया है। तो इस टेस्ट पर भरोसा कैसे किया जाए? दूसरी बात यह कि टेस्ट अगर होते भी हैं तो टेस्ट करा के लोग क्या करें? लोग मजबूर हैं कि वो अपने अपने घरों पर ही रहें, क्योंकि अस्पताल में बेड्स नहीं है, कोई अस्पताल एडमिट नहीं कर रहे, अस्पतालों में जाते हैं तो वहां ऑक्सीजन नहीं है, तो इलाज तो बहुत कम जगह पे, राजधानी पटना में भी ये समस्या है। बिहार के कई जिलों में तो बेड है ही नहीं, और वेंटिलेटर तो दूर की बात है, ऑक्सीजन तो दूर की बात है। और जितने भी जिला के दूसरे जिला के लोग हैं वो पटना रेफर हो रहे हैं, और पटना रेफर हो रहे हैं तो एनएमसीएच एकमात्र डेडिकेटेड अस्पताल है और पीएमसीएच है, वहां स्थिति तो बेहद बद से बदतर है। आपको पता है कि पीएमसीएच में लाश उठाने वाला कोई नहीं था। मरीज जो है वो फेसबुक लाइव करके वो कंप्लेन कर रहा है, पता चलता अगले दिन उसकी भी मौत हो गई है। उनके परिजन जो है वो ऑक्सीजन जो वो बदल रहे हैं। कटिहार में तो ऑक्सीजन था ही नहीं, इसके कमी से जो है वो मौत हो जाती है। हमने वीडियोस देखे हैं ये कि कटिहार में किस तरह ऑक्सीजन के लिए पुकारते रहे, पेशेंट नहीं दिया गया। बेतिया से वीडियो आया, मरीज जो है वो परेशान है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने तो ये दावा किया कि अब पटना में कम से कम कितने बेड तैयार हैं, 160 या 161 कुछ उन्होंने संख्या दी, कि उसमें ऑक्सीजन भी है, अवेलेबल है। तो क्या है इसकी सत्यता? वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डिप्टी सीएम का कुछ और है आंकड़ा, स्वास्थ्य मंत्री का कुछ और है, भारत सरकार का कुछ और है। लेकिन हकीकत तो वही देखेंगे कि अस्पताल की स्थिति क्या है। जो पीड़ित हैं, जो उनके परिजन हैं, वो तो सोशल मीडिया पे जो वीडियो जो भेज रहे हैं बेहद डराने वाला वीडियोज है। मतलब एनएमसीएच की तो ये स्थिति है, आपको पता है पटना का सबसे बड़ा अस्पताल है और एकमात्र डेडिकेटेड अस्पताल है। वहां थोड़ी सी बारिश में वो डूबने लगता है, उसमें बिच्छू पाए जाते हैं, लोग जो है दम तोड़ रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी जो है वो स्ट्राइक पे है, इसलिए है कि भाई उनको अब तक पीपी किट नहीं मिला है। आपने जो सवाल पूछा कि तैयारी जो है कर लेना चाहिए, अरविंद केजरीवाल खुलकर के सामने आकर के तैयारियों के बारे में बताते हैं, आंकड़ों के बारे में बताते हैं, लेकिन बिहार के मंत्री जो है एक दिन 140 दिन में गए स्वास्थ्य मंत्री, जब विपक्ष हंगामा करता है। मुख्यमंत्री तो नजर ही नहीं आ रहे, वो गायब हो चुके हैं। बात यह है कि ये पूरी तरीके से मिसमैनेजमेंट किया गया है और बिहार जो है पूरी तरीके से भगवान भरोसे जो है वो हो चुका है। ये जो भगवान भरोसे बिहार है भी तेजस्वी, सुशील मोदी ने ये बात कही, लेकिन बहुत सारे लोग भी यही सवाल पूछेंगे कि आपके पिताजी लालू यादव या आरजेडी का भी राज्य था, इतने दिन शासन किया 15 सालों में, तो क्या हुआ? जब आप स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से इतनी चरमराई हुई थी, आप लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं अगर वहां पर आज अस्पताल फंक्शनल नहीं है, सरकारी अस्पताल जो बदहाल हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आप पर भी है। ऐसा नहीं कि बिहार जब आप क्या पार्टी का वहां पे शासन था तो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी थी। देखिए, इन लोगों ने 15 साल जो है केवल 15 साल में 57 घोटाले किए और किसी पे जांच नहीं, किसी पे कार्रवाई नहीं। ये लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते रहे हैं, पता नहीं अपनी सत्ता के नशे में हो या अपने चुनाव की चिंता में लगे हैं, लेकिन बिहार की जनता मर रही है, चाहे बाढ़ हो या कोरोना हो। और जब भी कुछ होता है इन्होंने एक मतलब जिम्मेदारी किसी पे तय नहीं है। मतलब 15 साल ये सरकार में रहे, ठीक है, 15 साल हम लोग रहे तो जनता ने सजा दी, हम लोग विपक्ष में। अब आप बात कर रहे हो कि लालू जी ने ये नहीं किया, मतलब हर चीज का जो ठेकरा है लालू जी पे फोड़ दिया जाता है। मतलब कि लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मैं उप मुख्यमंत्री हूं, हमारी ही सारी जिम्मेदारी है और इनका कुछ नहीं है। मतलब 15 साल से कर क्या रही है? नीति आयोग का रिपोर्ट आप देख लीजिए, 15 साल में नीति आयोग जो है बोलती है बिहार सरकार को सबसे फिसड्डी राज है। तो अगर आंकड़ों पे नीति आयोग तो मेरा कोई आयोग नहीं है, हमारे घर का आयोग नहीं है, ये अगर कहती है तो इनको बिहार की जनता ने 15 साल मौका दिया तो इन्होंने क्या काम किया? ये जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं? 4 साल में तो कई अस्पताल बन गए होते हैं। तो ये बार बार जो दोषारोपण जो है और अपना जो ठेकरा जो है वो विपक्ष पे फोड़ देना, ये अभी भी सत्ता में रह करके विपक्ष की भूमिका निभा रहे। अरे भैया, 15 साल आप मुख्यमंत्री रहे, आपने क्या किया? अंग्रेजों के जमाने में क्या हुआ, 40 साल पहले क्या हुआ, 60 साल पहले क्या हुआ, गांधी जी के जमाने में क्या हुआ? तो कभी नेहरू जी जिम्मेदार हो जाते हैं, कभी लालू जी जिम्मेदार हो जाते हैं। अरे भैया, 15 साल
बहुत होता है। आपने 15 साल में क्या किया? ठीक, आपने तो कुछ नहीं किया जी। ये तो पूरा पोल खुलता है ना चिकित्सा व्यवस्था का, क्या है बिहार में, कहां से बाहर है? हाँ, बिहार के लोग मर रहे हैं और बिहार में बाहर कहां से? नहीं ठीक है, बिहार में बाहर नहीं है, बिहार में लोग मर रहे हैं, वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि नीतीश कुमार पहले शायद वो अकेले मुख्यमंत्रियों में हैं जो बिल्कुल दिखाई नहीं दिए हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हों या अरविंद केजरीवाल जो कि हर रोज नजर आते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार नजर नहीं आए हैं, बिल्कुल वो गायब हैं। हमारे सहयोगी भी वहां से लगातार इस तरह की रिपोर्ट कर रहे हैं। पर बिहार पे एक तो कोरोना की बात है, दूसरे ये अप्रत्याशित था, पर जो हर साल होता रहा है, साल दर साल उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में आता रहा है, बर्बादी होती रही है, उसके लिए क्या तैयारी है? ये वहां पर आप लोग शायद दौरा भी कर रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, अब आप विपक्ष में हैं तो, लेकिन बाढ़ को लेकर जो हालत है, उत्तर बिहार के बहुत सारे राज्य जो हैं वो डूब रहे हैं, तो वहां पे इस समय किस तरह का काम, कोरोना भी है, बाढ़ से बचाव, ये और बड़ी मुसीबत खड़ा कर रहा है। देखिए, बाढ़ को लेकर के तो मतलब कि ये बाढ़ को नियंत्रण करने के बजाय निमंत्रण दे रहे हैं। मतलब जितने आप तटबंध देखेंगे, चाहे चंपारण का हो या सारण का, वो टूट गया है, डैम टूट रहे हैं, जो महासेतु थे, पुल पुलिया था, वो टूट रहा है। मतलब 29 दिन भी इनका पुल पुलिया जो है, डैम नहीं टिक पाता है। और ये बार बार घटनाएं जो है हम लोगों को सूचना मिल रही है, कई जगह की इस ऐसी स्थिति है कि सारी चीजें टूट गई है। तो ये भ्रष्टाचार है। और आपको जब पता है कि इस महीने बाढ़ आती है, इस समय बारिश आती है, तो आपकी तैयारी जो है उस हिसाब से होना चाहिए। लेकिन ऐसी तैयारी ये करते नहीं है, प्रोएक्टिव होकर के काम करना चाहिए। डिजास्टर आने के बाद बाढ़ में क्या कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है? कोई काम नहीं हो सकता। ना डैम बन सकता है, ना कुछ बन सकता है, ना रोड बन सकता है, ना कुछ बन सकता है। तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि सरकार को जब मालूम है, 15 साल से ये शासन में है और ये किसी से छुपा हुआ तो नहीं है कि बिहार में जो है बाढ़ का संकट है, सुखाड़ का संकट है, उत्तर बिहार बाढ़ से डूबा रहता है, लेकिन भयावह स्थिति बनी हुई है। अभी भी मुख्यमंत्री जो है उनके पास हेलीकॉप्टर है, वो जा सकते हैं, लेकिन अभी तक वो जा करके एरियल सर्वे तो कर ले। अगर कोरोना से डर लग रहा है तो आप एरियल सर्वे कर सकते हैं, आपके पास सुविधा है, सारी चीजें हैं, लेकिन बोलने के बाद भी वो नहीं निकल रहे, तो ये कहीं ना कहीं से वो लगता है। और जो बाढ़ संसाधन को लेकर के जल संसाधन जो हो गया है, मतलब उसको तो बाढ़ संसाधन नाम दे देना चाहिए। और आपदा विभाग तो आपदा कुप्रबंधन विभाग जो है वो घोषित कर देना चाहिए। इस आपदा के घड़ी में जब लोग मर रहे हैं, भूखे हैं, मैं खुद बाढ़ के इलाके में दौरा करके आया हूँ, नाव पे भी गया, उन इलाकों में गया, मधुबनी के इलाके में गया, मैं दरभंगा के इलाके में गया, वहां देखा कि स्थिति जो है बद से बदतर है। रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल रहे हैं जिस संख्या में चलने चाहिए, इक्का दुक्का जो है सिर्फ दिखावटी जो है वो चल रहा है। खाने की व्यवस्था नहीं कराई गई है, कोई विशेष पैकेज नहीं दिया गया है। आपको कैंप लगा करके रहने की व्यवस्था करानी चाहिए, आपको मेडिकल की व्यवस्था करानी चाहिए। बाढ़ से बीमारी भी फैलती है, कम होगा पानी तो और फैलेगी, इसका भी इंतजाम करना चाहिए। जो मवेशी है, तो जानवर जो है, उनके चारा की व्यवस्था करानी चाहिए। जब मैं खुद गया तो हैरान था कि सब लोग जो है रोड पर आकर के खुद ही पॉलिथीन की व्यवस्था करा करके उसी रोड के किनारे पॉलिथीन खुद लगा रहे। बल्कि कोई, आपको पता है बाहर आना है तो प्रोएक्टिव होकर के एक विशेष जगह पे उन लोगों का कैंप लगाना चाहिए था। आपको पता है कि इन इलाकों में खाने की व्यवस्था, मवेशी की चारे की व्यवस्था, दवा इलाज की व्यवस्था, ऐसे लोग जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको जो है देखना पड़ रहा है कि वो खुद नाव का इंतजाम कर रहे हैं, गांव वाले। ऐसी स्थिति बनी हुई है और ऐसे में सरकार जो है वो वर्चुअल रैली कर रही है। नीतीश कुमार जी जो है, सुनने में आ रहा है कि राम मंदिर में 5 तारीख को वो जाने वाले हैं। ठीक है, मंदिर से ज्यादा हमको अस्पताल की जरूरत है, यहाँ बिहार के लोग मर रहे हैं और आप जो है वहां जाओगे, 7 तारीख को आप वर्चुअल रैली करोगे, उसके लिए निकलोगे, तो लेकिन जो 4 महीने से कोरोना है, आप नीतीश कुमार वर्चुअल रैली कर रहे हैं। नीतीश कुमार मंदिर के भूमि पूजन के लिए शायद जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के जो लोग मर रहे हैं उनकी परवाह नहीं कर रहे और उनको देखने के लिए एरियल सर्वे तक नहीं किया। ऐसे में चुनाव जस का तस है, जो डेट है कि चुनाव होगा, आप क्या इसके पक्ष में है? चुनाव कब होना चाहिए, समय पर अपने? आपको क्या है, आपका मानना क्या है तेजस्वी? देखिए, मैं नहीं चाहता कि लोग बूथ के बाद सीधे शमशान में जाएं, लाशों के ढेर पे। हम चुनाव एकदम नहीं चाहते हैं। और लोकतंत्र में जब लोक नहीं रहेगा तो तंत्र का कोई मतलब नहीं है। जान है तो जहान है।
और चुनाव इसलिए होता है कि लोगों की जिंदगी बचाई जाए, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाई जाए, ये ना कि चुनाव के चलते जो है लोग जो है उनके जीवन जो है खतरे में आ जाए, और जो लोग जिनकी मृत्यु होगी वो तो वापस आएंगे नहीं। आप बताइए, जो एसपी है, डीएम है, गवर्नर हाउस से लेकर के सीएम हाउस, पूरा मंत्रिमंडल जो है, सारे अधिकारियों जो है, कई बड़ी संख्या में जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जो ईवीएम आया है जिसपे ट्रेनिंग हो रही है, 40 से ज्यादा जो शिक्षक जो ट्रेनिंग कर रहे थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। एक शिक्षक की मौत भी हो गई है। ऐसे स्थिति में जो चुनाव कराने वाले लोग हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो कहां से संभव है कि चुनाव हो सकेगा? तो चुनाव अगर हमारे तो साफ तौर पे अगर उनको लगता है कि वो सबकी गारंटी लेकर के करा सकते हैं तो परंपरागत तरीके से चुनाव कराइए। तो आप साफ अगर कोरोना कोई खतरा नहीं है तो, अगर कोरोना खतरा है तो थोड़ा विलंब हो जाए, थोड़ा देर हो जाए, जब नियंत्रण में आ जाए तो तब करा सकते हैं। कोई भागा तो नहीं जा रहा, और हम तो विपक्ष के लोग हैं, हम तो चाहेंगे कि चुनाव हो, लेकिन जो स्थिति जो सामने आ रही है इसको देखते हुए मैं एकदम रिस्क लेने को तैयार नहीं हूं कि आप बताइए, एक तरफ आप कहते हैं लॉकडाउन है, घर से मत आप साफ कह रहे हैं कि जो स्थिति है उसको देखते हुए चुनाव इस समय नहीं होने चाहिए। हालांकि जितनी नीतीश कुमार की आलोचना हो रही है, आप कह रहे हैं कि विपक्ष के तौर पे आपको फायदा हो सकता है, पर फिर भी आप नहीं चाहेंगे कि इस समय लोगों की जान को खतरे में डालकर चुनाव हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तेजस्वी यादव, हमसे बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए। और इस बीच मैं आपको अपने दर्शकों को मिलवा दूं, हमारे बाकी जो पैनलिस्ट हैं जिनसे हम इस पर अब चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं केसी त्यागी, नेता जेडीयू, हमारे साथ मनोज झा हैं, सांसद आरजेडी के, और नवीन उपाध्याय, पॉलिटिकल एडिटर द पायनियर। पर इस समय हम पहले एक ब्रेक ले लेते हैं और लौटेंगे इस चर्चा पर। और हम लोग में बिहार के बाढ़ और बिहार में कोरोना की स्थिति और बिहार में जो अव्यवस्था दिख रही है इस समय, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेता जेडीयू केसी त्यागी, मनोज झा सांसद आरजेडी, और नवीन उपाध्याय पॉलिटिकल एडिटर द पायनियर। केसी त्यागी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। त्यागी जी, आपने सुना अभी तेजस्वी यादव को वो तमाम आरोप जो वो नीतीश सरकार पर लगा रहे हैं कि 130 दिन हो गए नीतीश जी बाहर नहीं आए, एरियल सर्वे तक नहीं किया, और जो व्यवस्था है, जो हाहाकार मचा है वो भी दिख रहा है। पेशेंट्स अपना वीडियो बना कर भेज रहे हैं। तो फिर क्या दलील हो सकती है इसके लिए कि किस तरह का मिसमैनेजमेंट है? क्यों नहीं मुख्यमंत्री संबोधित करते हैं प्रेस को भी, या बताते हैं कि क्या चल रहा है बिहार में? नगमा जी, मैंने बहुत ही शांत भाव से तेजस्वी यादव जी का 18 मिनट का संबोधन सुना है, और मेरा निवेदन है कम से कम मुझे 9 मिनट बोलने का आप मौका दो। आप कहिए जी। उन्होंने नीति आयोग के कुछ आंकड़े उन्होंने बताए हैं। मुझे अच्छा है कि वो पढ़ लिख करके तैयारी के साथ आती हैं। मैं नीति आयोग के कुछ आंकड़े आपके चैनल पे रखूंगा और चाहूंगा कि मेरे मित्र मनोज झा उसको कंट्राडिक्ट करें। 2005 में बिहार की विकास दर 3.19 थी। आज बिहार की विकास दर 11.3 है, जो नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। 2005 में जब श्रीमती राबड़ी देवी जी सत्ता छोड़ के जा रही थी, उस समय बिहार का बजट 23,800 करोड़ रुपए का था। आज बिहार का बजट 2,11,000 करोड़ रुपए का है। अब जिस समय राबड़ी जी का शासन समाप्त हो रहा था, उस समय प्रति व्यक्ति आय 12% थी। आपको ताज्जुब होगा, और शायद मेरे मित्र पायनियर के जो उपाध्याय जी वो इसे ठीक करेंगे, इस समय ये 48% हो गया है। जिस समय राबड़ी जी छोड़ के गई थी, ये भी नीति आयोग के आंकड़े हैं, उस समय बिजली 22% घरों तक उपलब्ध थी। मैं मनोज झा जी की, आप भी पटना की हैं और नवीन उपाध्याय जी भी हैं, सबकी उपस्थिति में जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, इस समय 100% अर्बन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है बिहार के अंदर। तो जो उन्होंने आंकड़े दिए नीति आयोग के, मैं चाहता हूं मेरे नौजवान दोस्त उसको ठीक करें। नंबर 1 ठीक है जी। नंबर 2, ये बिहार की बीमारी नहीं है नगमा जी। 1918 के बाद ये दुनिया की मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा अटैक है। जितने व्यक्ति अब संक्रमित होने की स्पीड में है, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था। 3,000 लोग पर डे न्यूयॉर्क में। 1 मिनट जरा, लेट मी फिनिश फर्स्ट, मैं बीच में नहीं बोलता हूं।
उस समय अमेरिका में सबसे नंबर 1 है, नंबर 2 ब्राजील है, और अब भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। ये स्थिति इसकी है। फिर इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि जो मेरे नौजवान दोस्त कह रहे थे, मैं आपके सामने थोड़े में संक्षेप में कहूंगा। अभी चुनाव होंगे कि नहीं होंगे ये हम तय करने वाले कोई नहीं है। चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने की है, और बिहार का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके सामने आरजेडी से लेकर के जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब अपनी राय रख चुकी हैं। त्यागी जी, अब मैं चाहूंगी कि चूंकि बात भूल जाएंगे मनोज झा भी कि आपने क्या क्या कहा है, एक बार जवाब सुन ले। और मैंने आपसे विकास दर के अलावा जो अभी मौजूदा स्थिति है स्वास्थ्य को लेकर, अस्पतालों को लेकर, उसमें महामारी अप्रत्याशित है, बात सही है, इसलिए लालू जी के समय महामारी आई नहीं थी, क्या किया वो एक अलग बात है, विकास कितना हुआ, पर इस समय ये बीमारी सब जगह है, पर लोगों के पास, लोगों के वीडियो आ रहे हैं जब उनके पास में ना ऑक्सीजन मिलता है अस्पताल में, ना डॉक्टर्स होते हैं, अस्पतालों के अंदर पानी भरा हुआ है। पटना की जो हालत है वो भी हम सबको पता है, आपने कहा हम सब पटना से जुड़े हैं, हम सब जान रहे हैं वहां पर क्या हालत है। तो तैयारी क्या हुई 3-4 महीने में? बहरहाल जो आपने आरोप लगाए हैं मनोज झा, आप इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं माननीय केसीपी आईजी जी के मैं कैसे एक सेकंड मनोज जी की स्मरण शक्ति बहुत मजबूत है। मैं जितना भी देर बोलूंगा बाद में उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन एक बार सुन ले हम मनोज जी इस पर क्या कहते हैं कि त्यागी जी एक जरा समय दे दीजिए। ये नगमा जी, ये मेरे आरोप नहीं है, जो सरकारी आंकड़े नीति आयोग के वो मैंने आपके सामने। ओके जी, मनोज जी। नगमा जी शुक्रिया, बहुत बहुत इसलिए भी शुक्रिया क्योंकि बिहार सिर्फ बिहार के लिए नहीं, देश के लिए एक सामूहिक चिंता का विषय हो चला है। मैं नहीं स्लग फेस्ट में जाना चाहूंगा कि त्यागी जी ने जो कहा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ाता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अपार्ट फ्रॉम माय राज्यसभा मेंबरशिप, कैरिंग कैपेसिटी इकोनॉमी की कैसे बदलती है, विकास दर की क्या कहानी है, वो सारी चीजों पे आज की बहस नहीं है। आज की बहस है कि मैंने सिर्फ आपके वेबसाइट पे देखा कि बक्सर में एक पिता ऑक्सीजन सिलेंडर अपने कंधे पे रखे हुए है और एक माता बच्चे को ट्रे में लेके चल रही है। मैं नहीं जानता कि अगर विकास दर इतना बढ़ाने के बाद ये हालात है, जहां रसूखदार लोगों को बेड अवेलेबल नहीं है, जहां सरकार ने लॉकडाउन को वैक्सीन की तरह ले लिया, मेडिसिन की तरह ले लिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राजनीति के लिए बहुत वक्त होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिहार में बाढ़ और कोरोना ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की हैं कि 22 को मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता कि प्रधानमंत्री जी आप इनिशिएटिव लीजिए। बिहार में लॉकडाउन को वैक्सीन मान लिया गया, इंस्टीट्यूशनल केयर को ब्रॉडन करने की कोई व्यवस्था नहीं हुई, टेस्टिंग को लेकर कोई व्यवस्था नहीं हुई। जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कह रहे थे कि आरटीपीसीआर के बदले एंटीजन टेस्ट हो रहा है, जिसके नतीजे मैं आपको ये भी बताऊं, 2 महीने तक बिहार में स्क्रीनिंग और टेस्टिंग का फर्क नहीं समझा लोगों ने। आज भी डॉक्टर्स की मौत हो रही है क्योंकि उनके पास पीपीई किट्स नहीं है। मैं त्यागी जी सामने बैठे हैं, मैं एक मंत्री का नाम नहीं लूंगा, मेरा एक विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय का, उसकी मां की मौत हो गई, वो खुद क्रिटिकल था। मैंने गुहार लगाई मंत्री से, उन्होंने भी कोशिश की, नेता प्रतिपक्ष खुद कोशिश कर रहे थे। नगमा जी 8 घंटे लगे जनरल वार्ड में उसकी एंट्री के। मैं ये कहानियां ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, एक डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि लालू जी ने अस्पताल नहीं बनाया। लालू जी 2005 तक थे। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो होना था उसको कंपेयर करिए, और उसके बाद आपने प्राइवेट नर्सिंग होम्स और डॉक्टर्स की बरसात करवा दी। नतीजे में आज क्या हो रहा है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बिहार के लिए त्यागी जी हाथ जोड़ के कहता हूं, राजनीति अपनी जगह, आप हमारे साथ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप दिल पे हाथ रख के सोचिए। मुझे भी बुरा लग रहा है कि मेरे मुख्यमंत्री नहीं दिख रहे, स्वास्थ्य मंत्री किस तरह का बयान दे रहे हैं, और त्राहिमाम मचा हुआ पूरे बिहार में, क्योंकि कोरोना कहता है दैहिक दूरी होनी चाहिए, और बाढ़ वो दैहिक दूरी का कॉन्सेप्ट खत्म कर देती है। हाथ जोड़ के कहता हूं, चुनाव जब होंगे, कोई जीते कोई हारे, लेकिन इंसानी जिंदगी को कोहराम में रखते हुए अगर हम चुनाव की बात करेंगे तो सॉलिसिटर जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक शब्द का इस्तेमाल किया था, वो है वल्चर्स, वो प्रतीक। हम कम से कम उस प्रतीक में शामिल नहीं।
तो आप ये कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, और इस बात में तर्क भी है, मैं एक जवाब चाहूंगी इसके ऊपर कि जो 2005 में या जो पहले हुआ, क्या 2020 में उससे हम उसको तुलना कर सकते हैं? क्या वहां से बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए? और क्या ये इसका एक तर्क हो सकता है कि अभी जो हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ? अभी क्या हुआ? सवाल यह है क्योंकि लोगों के इस जो महामारी है वो पहली बार आई है। त्यागी जी ने भी कहा कि सब जानते हैं कि पहले इस तरह की महामारी नहीं झेली गई, लेकिन इस समय उससे निपटने की तैयारी क्या है? क्या लोगों को ये सुविधा मिल रही है कि अगर आपका टेस्ट हो भी जाता है तो आपको डॉक्टर, आपको इलाज मुहैया हो सके, जहां पर ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाता हुआ कोई मरीज दम न तोड़े? नवीन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रेक के बाद नवीन उपाध्याय के पास मैं आऊंगी। बिहार की बाढ़ और बिहार कोरोना महामारी से जिस तरह जूझ रहा है, क्योंकि सब संख्या वहां पर अब काफी बढ़ रही है और राज्य की स्थिति ठीक नहीं है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ केसी त्यागी हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ मनोज झा हैं, आरजेडी सांसद, और नवीन उपाध्याय हैं। नवीन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो समय मिला लॉकडाउन जब था देश भर में, और तब बिहार में इतनी संख्या नहीं थी कोरोना की, वो समय का बिहार ने कैसे इस्तेमाल किया? अब जब बीमारी फैली है तो क्या अस्पताल, स्वास्थ्य व्यवस्था इसको जूझने में सक्षम दिख रही है? जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री पे सवाल उठ रहे हैं कि वो न बाहर आए, न उन्होंने लोगों से बात की है। तैयारी, आपका क्या आकलन है? देखिए, आपके सवाल पर आने के पहले जो त्यागी जी ने कहा था, वो जानना चाह रहे थे कि हम लोग क्या व्यू है बिहार में डेवलपमेंट जो हुआ, एक लाइन उस पर हम बोलना चाहेंगे। डेफिनेटली हम उनसे एग्री हैं कि बिहार में इलेक्ट्रिसिटी, बिहार में ओवरऑल ग्रोथ, इन जो फिनोमिनल काम हुआ है 15 साल में। बट आज की जो स्थिति है, अगर उस पर आप देखिएगा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि जो समय मिला लॉकडाउन के बाद, शायद बिहार ने जिस तरह के कंट्री के दूसरे राज्यों में जिस तरह का अलार्म तरीके से लोगों ने काम किया, वो बिहार में नहीं हुआ। और हमको याद है कि 2 महीना पहले हमने एक आर्टिकल लिखा था कि बिहार लोएस्ट है टेस्टिंग के मामले में, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि काफी करीब लोएस्ट है। आज के दिन में अगर आप देखिएगा तो बिहार में 10,000 टेस्ट हुए हैं और महाराष्ट्र में 50,000 टेस्ट हुए हैं। बिहार में अगर देखिएगा तो जो ओवरऑल पर मिलियन टेस्ट हो रहा है वो 3000, और दूसरे जगह करीब इससे 7 गुना 8 गुना अधिक नंबर ऑफ टेस्ट हो रहे हैं। और ये जो सिचुएशन जो दिखाई दे रही है बिहार की आज जो आप देख रहे हैं, 2 महीने और 1 महीने के बाद का जो विजुअलाइज कीजिएगा तो काफी अलार्मिंग होगा। इसलिए क्योंकि आज के दिन अगर आप देखिएगा तो बिहार का जो कोविड का, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन का ग्रोथ है वो 7% है, जबकि दिल्ली में 1% है, और महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो कि वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स हैं वहां पर 3% है, और ये बिहार में 7% है। तो मेरा मानना है कि अगर फ्यूचरिस्टिक व्यू लीजिए 2 महीने के बाद का, तो बिहार में कई लाख केस होंगे, और आपके पास बिहार में करीब 6-7 हजार ऑक्सीजन के इक्विप बेड हैं और 400-500 वेंटिलेटर्स के इक्विप बेड हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सिनेरियो उभर कर सामने आ रहा है, इस समय जो बात आप कर रहे हैं, मैं छोटा सा बीच में इसी सवाल से जोड़ दूं कि इस समय अस्पताल जो हम पटना में कम से कम जान रहे हैं, छोटे जगहों को तो छोड़ दें, एनएमसीएच और पीएमसीएच जो अस्पताल हैं, बड़े सरकारी अस्पताल, वहां पर बेड्स जो दावा किया गया कितने तैयार हैं ऑक्सीजन के साथ, पता चला वेंटिलेटर्स नहीं है। तो किस तरह से ऑक्सीजन कैसे दिया जा रहा, पाइप्स लगा के, और कैसे, क्या बेड तैयार हैं, सही स्थिति क्या है वहां पर, कितने ये अस्पताल की हमने तस्वीर ये भी देखी कि वहां पे गंदगी, वहां पर लाश उठाने वाले लोग नहीं, पेशेंट भी वही हैं, लाश भी वही है, ये तस्वीरें भी बिहार से बाहर आई हैं। तो अस्पतालों की स्थिति क्या है रियलिस्टिकली पटना में? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जितने वीडियो आए हैं, और जो ग्राउंड के सिचुएशन है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बिहार के 2-3 महीने में पहली बार एनएमसीएच में जाते हैं, और देखिए ये इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, लोग अपना वीडियो पुट आउट कर रहे हैं। और जैसा जी ने कहा 8 घंटा उनको लग गया किसी पेशेंट को एडमिट कराने में, और ये तो लकी रहे कि एडमिट करा पाए, कई पेशेंट्स मर गए हॉस्पिटल के साथ। दिन में भी, आज के दिन में भी फ्यूचरिस्टिक सिचुएशन को असेस करते हुए बिहार गवर्नमेंट को इमीडिएटली
जैसा दिल्ली में किया गया, यहाँ पर 10,000 बेड का जो राधे स्वामी सत्संग ग्राउंड में किया गया है, पटना के सेंटर में गांधी मैदान है। और मेरा सजेशन रहेगा चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को कम से कम बिहार के सेंटर में या तो स्टेडियम में या कहीं गांधी मैदान में 5,000-6,000 बेड का। त्यागी जी, ये जो सुझाव है ये, क्योंकि बिहार यहाँ पे दिल्ली में भी तैयारी नहीं थी, लेकिन हमने देखा, आप दिल्ली में ही हैं, आपने देखा कि किस तरह से फिर तैयारियां हुई, नए नए सेंटर्स खड़े किए गए, स्टेडियम हो, सत्संग ब्यास हो, इनको इस्तेमाल किया गया। तो इस समय आप जेडीयू के नेता हैं, मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ, आरोप प्रत्यारोप तो अलग बात है, पर क्या कुछ इस तरह की चर्चा, तैयारी, कुछ और अस्पताल के बिल्डिंग्स तो अलग बात है, पर सुविधा बढ़ाने की कोई खबर है, कोई चर्चा है? नगमा जी, जो प्राइमरी हेल्थ है उसका समूचे देश में जो हाल है, वो राज्य भी उससे को अछूते नहीं है। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से भी कम जीडीपी आपका स्वास्थ्य पे खर्च होता है। आपने खासतौर से जो नई आर्थिक नीतियां आई, लिबरलाइजेशन हुआ, उसमें 5 सितारा अस्पताल बन गए पूरे देश के अंदर। और आपने ठीक कहा, प्रारंभिक दिनों में दिल्ली के अंदर जो हालत थी, जब गृह मंत्री ने मोर्चा संभाला है, तब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री एक साथ आकर के थोड़ा स्थिति कंट्रोल में आई है। जो हालत महाराष्ट्र की, मुंबई की थी, जो अहमदाबाद, सूरत की थी, और बाद में जो दिल्ली की थी, अभी ऊपर वाले का शुक्र है कि बिहार संक्रमण की उस सीमा पर अभी नहीं आया है। चिंताजनक है। और जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, मैं माफी के साथ और बहुत अदब के साथ आपके कहना चाहता हूं, आप मुझे राज्य बताइए। मैं कल हर राज्य के अस्पताल के अंदर भरा हुआ पानी, चूहे कूदते हुए, ऑक्सीजन की कमी, वो सब जगह दिखा सकता हूं। लेकिन सही बात आप कह रहे हैं कि और भी जगह से आया है, पर चूंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं तो हम बिहार की सरकार से सवाल पूछेंगे। और दूसरी बात, प्राइमरी हेल्थ व्यवस्था की हालत बुरी है, सब जगह देश में हम खर्च नहीं करते हैं, ये भी सच है। पर अब जब स्थिति बहुत खराब अगर नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, तो उस पर इस समय क्या सरकार जागी है, ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या तैयारियां बढ़ाई जा रही हैं, क्या नए सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। मनोज झा, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि हमने बाकी राज्यों में भी यही हाल देखा है, तैयार कोई नहीं था, दिल्ली में भी तैयारी नहीं थी, लेकिन तैयारी फिर की गई और समय बिहार या दूसरे राज्य जहां अभी संक्रमण फैल रहा है उनको समय ज्यादा मिला दूसरे राज्यों से सीखने का। वो सीख मिली क्या सरकार ने? नहीं नगमा जी, एक बात मैं साफ तौर पे कहूंगा, नवीन जी ने भी एक बात कही। मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट लॉकडाउन पे जब प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया था शाम में, उस संदेश को कई राज्यों ने अलग अलग तरीके से लिया। मेरे राज्य के मुखिया ने उस संदेश के माध्यम से यह समझा कि लॉकडाउन एक तरह से डेथ ट्रैप है वैक्सीन का, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो संभवतः चलता रहा सेकेंड थर्ड लॉकडाउन तक। लॉकडाउन आपके लिए क्वेश्चन था कि आप इंस्टीट्यूशनल केयर को ब्रॉडन करिए, जो कि बिहार में मृत प्राय है। मैं मुआफी के साथ कहता हूं कि मैं अक्सर इस चीज के लिए लिख भी रहा हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में राज्य एकदम असफल है बीते कुछ वर्षों में। नवीन जी एक बात कह रहे थे, मैं एक बताना चाहता हूं। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट इंडिया में बिहार में सबसे ज्यादा है, क्लोज टू 13%, और वो तब जब पर मिलियन टेस्ट हम सबसे कम कर रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता हूं। अभी नगमा जी, आपके शो के माध्यम से संदेश मुख्यमंत्री जी तक जाना चाहिए कि विपक्ष अगर आपसे कोई आग्रह करता है, आपको कोई सुझाव देता है, आप उसको आलोचना का स्वर समझ करके रिडिक्यूल मत करिए। अभी भी वक्त है कि जो ओपन स्पेसेस हैं, जैसे मोइनुल हक स्टेडियम है, वहां पर हम वॉर फुटिंग पे इंस्टीट्यूशनल केयर विकसित करें। हम बिहार को पहले बचा लें। जी त्यागी जी, क्या ये सुझाव बिना आलोचना समझे मान सकती है सरकार, या आप लोग सुझाव को एक सकारात्मक रूप से दे सकते हैं कि दूसरी सेंटर्स डेवलप करें, जगहों को डेवलप करें, आलोचना ना समझें, इसको आग्रह कर रहा है विपक्ष? मनोज झा जी के जो सकारात्मक संदेश हैं उनको हम भी गंभीरता से लेते हैं, मुख्यमंत्री भी गंभीरता से लेते हैं। मुख्यमंत्री जी को आप तीनों लोग जानते हैं कि वो ऐसी कोई एरोगेंट स्वभाव व्यवहार के नहीं है कि वो कोई आलोचना को किसी अंध संदर्भ में ले। लेकिन जो कुछ प्राकृतिक प्रकोप है, मैं एक बात जरूर नगमा जी कहना चाहूंगा। ब्रह्मपुत्र के जरिए आसाम की बाढ़, बागमती के जरिए कोसी की बाढ़,
ये पिछले कई हजार सालों से है। और मनोज झा जी अगले साल भी आएगी, उससे अगले साल भी आएगी। आप तो कोसी के इलाके के रहने वाले हैं, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी हैं। तिब्बत से पानी आता है, नेपाल में बागमती से पानी आता है, क्यों नहीं? बिल्कुल 100-200 सालों में इंतजाम हुए। हाँ, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ का तो समस्या है और ये सही बात है कि इसके ऊपर कोई भी सरकार को काम करना होगा। लेकिन हम इस समय जो नई समस्या है जिससे जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया और बिहार अभी जूझ रहा है, उसकी बात कर रहे हैं कि हम उस पर क्या कर सकते हैं। पर हम उम्मीद करेंगे कि सकारात्मक सुझाव जो है उनको सरकार सुने। बहुत धन्यवाद आपका त्यागी जी, मनोज झा और नवीन उपाध्याय इस में चर्चा में शामिल होने के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्थिति अभी गंभीर है और हम उम्मीद यही करेंगे कि चीजें सुधरे। यहां से हम लोग में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो बिहार की जो हालत है इस समय वो दोहरी मार झेल रहा है, बाढ़ से भी और कोरोना से भी। बिहार में कोरोना के 38,900 मामले सामने आए हैं, लेकिन वहां पर जो टेस्टिंग की दर है वो अभी भी बहुत कम है। 0.35% जांच इसमें हुई है। और साथ साथ बड़ी चिंता की बात यह है कि राजधानी है वहां पर भी अस्पताल अभी तक तैयार नहीं है और बहुत कमी है स्वास्थ्य सेवा की। और इसलिए और भी ज्यादा चिंता की बात है क्योंकि कोरोना महामारी चारों तरफ फैली है, लेकिन इलाज और अस्पताल ये जो सुविधा है वो होनी चाहिए। और साथ साथ उत्तर बिहार बाढ़ की मार झेल रहा है। तो हम बस उम्मीद करेंगे कि सरकार जो है इस पर चेते। तो इस समय हम लोग में इतना ही।